नमस्कार साथियों, स्वागत है एस्ट्रेशा पढ़ते के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया। पहले चरण की वोटिंग भी 19 अप्रैल को है और 4 जून को जब सभी 7 चरणों के देश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो नतीजे भी पूरे देश के सामने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौर में यह कि कांसी राम की विरासत दलित विमर्श को केंद्र में लेकर के आगे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेत्री मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती किस रणनीति पे चल रही है, किस स्ट्रेटेजी पे चल रही है। ना तो इंडिया गठबंधन में है, न ही एनडीए गठबंधन के साथ है। एकला चलो रे की नीति उनके कायम है और एकला चलो रे की नीति के तहत चलते हुए वो अपने कैंडिडेट भी उतार रहे हैं। लेकिन क्या सच में वो एकला चलो की नीति, अकेले चलने की नीति पे चल रही है? दरअसल बहुजन समाज पार्टी का घोषित स्टैंड यही है कि न तो बीजेपी के साथ और न ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रभुत्व वाले अखिलेश यादव के प्रभुत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ मायावती की पार्टी हो। लेकिन क्या सच्चाई यही है जो आप देखते हैं और औपचारिक बयानों को सुन करके इस बात को महसूस कर रहे हैं? हालात उत्तर प्रदेश में कुछ दूसरी तरफ का इशारा करता है और किस प्रकार से इशारा करता है उसको समझने के लिए, जानने के लिए पिछले 1-2 महीने के राजनीतिक घटनाक्रम को अब ध्यान देना होगा। आखिर मायावती को लेकर के, भाजपा को लेकर के जब कैलकुलेशन शुरू होता है, जब अटकलें लगने जब शुरू होती है कि बहुजन समाज पार्टी क्या सच में अकेले लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव, या अंततः आदर्श आचार संहिता लगने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएगी। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग, 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी इस दौर में, कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स का नोटिस 1823 करोड़ का, यहां तक सीपीआईएम को भी इनकम टैक्स का नोटिस। करीब करीब हर राज्य में ईडी के गतिविधियां विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हुए, उनको निशाने पर रखते हुए जो कुछ भी हो रही है, उसके बाद मायावती की प्रतिक्रिया किस दिशा में होती, उनकी राजनीति का स्वरूप क्या होता है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है, राजनीतिक एजेंडा क्या होता है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन राजनीति दरअसल सामने से जो होती है वो अक्सर होती नहीं है। असली राजनीति पीछे से होती है। मैनेजमेंट का खेल पर्दे के पीछे होता है और पर्दे के पीछे क्या सच में बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कोई खेल हुआ? क्या खेल हुआ हमें नहीं जानकारी, लेकिन घटनाक्रम किस दिशा में, उसके सारे कड़ियों को अगर जोड़े, आखिर पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण को समर्थन दिया जाए। आजाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने, चंद्रशेखर रावण ने भी समाजवादी पार्टी का धन्यवाद किया था। आखिरकार अचानक जब सब कुछ पटरी के ऊपर था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर रावण के साथ अपने रिश्ते क्यों खत्म कर दिए? राजनीतिक रिश्ते में खटास कहां पर आ गई? कोई औपचारिक बयानबाजी नहीं, किसी ने किसी के खिलाफ कुछ कहा नहीं, फिर भी अखिलेश यादव ने नगीना सिंह से उम्मीदवार दे दिया। आखिरकार उनकी पार्टी के स्टैंड जो पहले से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, उस स्टैंड से उलट जाकर के उन्होंने नगीना सिंह को कैंडिडेट दिया, नगीना सीट पे कैंडिडेट दिया। अब दरअसल आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के वोटों के गिरते स्तर के बाद, जनाधार के घटने के बाद और लगातार चुनाव दर चुनाव जनाधार घटते जाने की परिस्थितियों के सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित होने के बाद, जब दलितों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसमें एक उम्मीद की किरण आजाद समाजवादी पार्टी दिखाई। और उसी बीच में एक तरफ भाजपा नीचे जा रही थी, दूसरी तरफ तत्काल कोई विकल्प सामने नहीं आ रहा था। तो दलित वोट मोटे तौर पे कहे तो लाभार्थी चेतना और चुनावी हिंदुत्व के नैरेटिव के जाल में फंस करके संघ परिवार यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर भी मजबूरी बस ही सही, लेकिन ज्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो उनका नरसंगी वोटर नहीं था, उनका कोर वोटर नहीं था, उनके एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकता था। वो वोटर जरूर हो सकता था, इस्तेमाल करने की वस्तु जरूर हो सकती थी, लेकिन वो कद्र वहां नहीं मिलनी थी जो कद्र कांसी राम ने उन्हें दिलाई थी, वो कद्र जो दिलाने का प्रयास भीमराव अंबेडकर ने किया प्रयास। तो उनको तो वो चीज चाहिए थी जो 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती के शासन काल में मिला था। तिलक और तलवार, इस नारे से आगे बढ़कर के, इस कथित नारे से आगे बढ़कर के, जिस प्रकार के समावेशी समाज के बाद जिसकी दलितों के उत्थान के सार्वजनिक वास्तविकता को स्वीकार करते हुए ये बात आगे बढ़ गई थी।
लेकिन फिर वो सारे लोग, वो सारे तबका जिसने सत्ता का स्वाद चखा, जिसमें सत्ता के साथ सामाजिक सशक्तिकरण की परिस्थितियों को जिया, अपनी आंखों के सामने बदलते हुए हालात को देखा और एक और हजारों सालों से, सदियों से, वर्षों से दबे कुचले समाज में सत्ता की खुली हवाओं में सांस तक महसूस लेना शुरू किया, जब मायावती के नेतृत्व में पहली बार कोई दलित और उसमें भी महिला देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन उसके बाद एक ठहराव हो सकता था, एक ट्रेन का अस्थायी स्टॉपेज हो सकती थी, टेम्पोररी स्टॉपेज। भारतीय जनता पार्टी उसकी आगे की जरूरत थी और उसके आगे के लिए चंद्रशेखर रावण दिखाई दे रहे थे। आखिर चंद्रशेखर रावण के समय रहते कंट्रोल करना बहुजन समाज पार्टी के रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि मायावती भी भविष्य में बसपा की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को देने जा रही। करीब करीब उनको ऐसे कहे कि आधी कमान सौंपी भी जा चुकी है और आने वाले 5-7 सालों के भीतर पूरी कमान भी मायावती सौंप देंगे। क्या उस दौर में कमान सौंपने का फायदा क्या होता जब चंद्रशेखर रावण एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं? तो कहा यह जाता है कि मायावती की पार्टी ने कथित तौर पर कहीं अखिलेश यादव को मैनेज तो नहीं कर लिया कि अंदर खाने कुछ समझौता, भले ही सामने से समझौता ना हो, लेकिन भीतर भीतर समझौता तभी हो सकता है जब चंद्रशेखर रावण की परिस्थितियों को अलग किया जा सके। चंद्रशेखर रावण को इस सीन से इंडिया गठबंधन को सीट छोड़ने वाले खेल से समाजवादी पार्टी अलग कर दे। और जब उस पूरे खेल से अलग करने की बात अगर हुई, तब जाकर के यह बात कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने नगीना सीट पे कैंडिडेट दिया। और उसके आगे की परिस्थितियों को अगर समझे, सीबीआई और ईडी की बात हमने किया आपसे, आय से अधिक संपत्ति और दूसरे मामले पे ताज कॉरिडोर, मतलब बहुत कुछ क्लोजर आता है, कभी क्लीन चिट के भी को मिल जाती है, जिस मामले में जैसी सुविधा और जो सुविधा का फायदा उठावे, यही वर्तमान समय में जांच एजेंसियों का चरित्र बन करके रह गया है देश के भीतर। तो उस दौर में भला बहुजन समाजवादी पार्टी संतुलित होती है। ये बात तो जरूर होती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अरविंद केजरीवाल की तरफ मायावती को गिरफ्तार करने का रिस्क कभी भी नहीं लेगी। कभी भी यह जोखिम मोदी सरकार नहीं उठा सकती कि देश के करीब करीब 16-17% तबका एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला जाए, तो फिर उसके बाद उस चुनावी हिंदुत्व का क्या होगा? वोट ना देना और प्रतिक्रिया स्वरूप वोट ना देना दोनों चुनावी नतीजे को बिल्कुल अलग रूप दे देता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बिल्कुल पता है। लेकिन वहीं पर मायावती, जब सवाल सर्वाइवल का होता है, जब सवाल एक ऐसी परिस्थितियों का होता है जिन परिस्थितियों के भीतर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोस के कई राज्यों के भीतर सीमित ही सही बल्कि सीमित जनाधार रखने वाली बहुजन समाज पार्टी, जब लोगों के बीच यह परसेप्शन बनने लगा, ये धारणाएं बनने लगी कि चुनाव दर चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी कहां जा रही है, एमएलए घट रहे, उनके एमपी घट रहे, बहुत प्रतिशत गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आने वाले समय में कोई और ताकत आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे कोशिश करेगी, तो आजाद समाज पार्टी के खतरा जैसे पहले ही जैसे हम बताए। अब बसपा ने उसके बाद क्या कुछ किया उसके ऊपर एक नजर डाले अगर, तो बहुजन समाज पार्टी ने अब तक जितने भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के भीतर उतारे, उस सारे कैंडिडेट के प्रोफाइल के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, एक एक कैंडिडेट की बात करना संभव नहीं है, मोटे मोटे तौर पे आपको हम बता दें कि किस प्रकार से अखिलेश यादव को कथित तौर पर उत्कित करने का प्रयत्न इसमें दिखाई देता है। देखिए, जहां मायावती अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे हैं, उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की प्रोफाइल को अगर देखिएगा, वो बहुत ज्यादा दमदार कैंडिडेट नहीं दिखाई पड़ते हैं। पहले आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से भीतर भीतर साठगांठ है मायावती का, बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने डरा दिया है, इस तरह के भी आरोप लगे थे, इस तरह की बातें सुनने को मिल रहे थे, और उस डर की वजह से मायावती एक्टिव नहीं हो रही है। लेकिन इस चुनाव के भीतर कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के अगर बात करें, तो जहां भी मायावती ने माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक मोटे तौर पे मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, उन सारे उम्मीदवारों में बहुत हल्के उम्मीदवार कहे बताए जा रहे हैं, जिनकी राजनीतिक ताकत और राजनीतिक वसूख बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आज ऐसे कहे कि जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर कल आई, जब मुख्तार अंसारी के निर्धन की खबर आई, कार्डियक अरेस्ट बताया गया,
हालांकि जेल के भीतर एक कार्डियक अरेस्ट आया, यह एक ऐसे दौर में आया जब 3-4 दिन पहले से वो बवाल काफी चल रहा था। उनके पारिवारिक लोग आरोप लगा रहे थे कि उनको धीमा जहर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जेल के भीतर, लेकिन क्या मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था? इसके ऊपर जैसे जैसे मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, विसरा रिपोर्ट आएगी, उस तय होगा। लेकिन उनके मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियां बदली, वो बदली हुई परिस्थितियों के भीतर अगर मायावती के अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे, जिनको भी अल्पसंख्यक समुदाय से मायावती ने टिकट दिया है, वो साफ जाहिर हो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को, यह इंडिया गठबंधन के पाले में जा रहे अल्पसंख्यक वोटों को रोक पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, उसमें विभाजन कर पाने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर बात करें और अगर देखते हैं उलट करके कि क्या मायावती ने तिलक तराजू और तलवार के सामाजिक समीकरण के सहारे उस सामाजिक दायरे से आने वाले जो उम्मीदवार दिए हैं, मोटे मोटे तौर पे सवर्ण और वैश्य समुदाय जहां से भारतीय जनता पार्टी जिससे अपना कोर वोटर मानती है, उस वोट बैंक से जो उम्मीदवार मायावती ने दिए हैं, जरा उनको भी अगर समझे देखें तो वो अपने अपने इलाके के भीतर ठीक ठाक प्रभाव रखने वाले लोग हैं, जो ठीक ठाक प्रभाव थोड़ा कम भी रखते हैं राजनीतिक दृष्टि से, तो वहां भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। मसलन कानपुर के सीट को आप देख सकते हैं, कानपुर के भीतर एक पत्रकार महोदय के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन वहां पर ठाकुर बिरादरी के कैंडिडेट के बारे में चर्चा होती है कि मायावती टिकट दे सकती है या शायद दिया भी है। आखिर वो किसमें सेंध लगाएंगे, किसके वोट में सेंध लगाएंगे? मायावती के प्रत्याशी। ठीक इसी प्रकार से कहीं ब्राह्मण को देने की चर्चा होती है, कहीं वैश्यों को देने की चर्चा होती है, कहीं भूमिहार समाज को टिकट देने की चर्चा होती है। मोटे मोटे तौर पे उन बिरादरियों को टिकट देने की चर्चाएं भाजपा की तरफ से होती है। अल्पसंख्यकों के अलावा जो 17 रिजर्व सीटें उसमें तो दलितों को ही मिलेगी, लेकिन रिजर्व सीट के अलावा 63 सीटें उत्तर प्रदेश में सामान्य भी हैं। सामान्य सीट में कहीं अल्पसंख्यक तो कहीं उस दायरे से कैंडिडेट दे रही हैं, और ठीक ठाक अपने इलाके के भीतर रसूख रखने वाले उम्मीदवारों को मायावती चुनाव लड़ा रही है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। कहीं कहीं चुनाव जीत भी सकती है वो कैंडिडेट। अब ध्यान दीजिए, मायावती ज्यादा उम्मीदवार पे नाम मत का दाव लगाया है, और मायावती ने पिछड़े वर्ग के ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों के ऊपर, खास करके उन इलाकों के भीतर जहां पे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी कैंडिडेट है, उनके ऊपर भी काफी सोच समझ करके दाव खेला है कि किसके वोट उनके उम्मीदवार की वजह से कटेंगे और फायदा किसको पहुंचेगा। जितनी सीटों पर सपा ने, भाजपा ने और बसपा ने, तीनों ने अपने उम्मीदवार जितनी सीटों पे घोषित किया है, उन सारे सीटों के प्रोफाइल को आप देखने की प्रयास कीजिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा कि न तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार इतने दमदार हैं कि इंडिया अलायंस में जो उनकी एक तरफा गोलबंदी जो दिख रही है उसको तोड़ सके, और न ही अल्पसंख्यक उम्मीदवार इतने मन से चुनाव लड़ते हुए भी चुनाव में दिखाई पड़ेंगे जितने मन से चुनाव लड़ते हुए सपा बसपा गठबंधन के भीतर, बुआ बबुआ गठबंधन के भीतर 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़े थे। इससे आगे बढ़कर के भी देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।